नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले आज का टॉपिक फिर से वही है अरस्तु। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसे आप लोग देख लीजिएगा। ये इतना लंबा टॉपिक है और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें कुछ हटाने का मन ही नहीं कर रहा है, छांटने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको नोट्स लंबा तो है लेकिन मेन पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एक भी पॉइंट को छांट नहीं रही हूँ और लगातार बना रही हूँ इस पर। इसको अच्छे से अगर कलेक्शन के साथ पढ़ा जाए तो बहुत ही क्वालिटी वाला ये नोट्स है, बहुत काम करेगा। तो आगे जो पार्ट 2 में मैं वीडियो डाली हूँ उसके आगे मैं ये पार्ट 3 है बढ़ा रही हूँ। पढ़िए इस तरह। नागरिकता से आगे उस दिन मैं पढ़ाई थी आर्थिक व्यवस्था तक, आगे से आगे है नागरिकता के बारे में। पॉलिटिक्स के ये जो अरस्तु हैं इनका क्या है नागरिकता के बारे में इनका थॉट, वो आगे देखते हैं। पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में अरस्तु नागरिकता और संविधान पर विचार करता है। प्रथम पुस्तक में जहां वह कुटुंब को राज्य का सबसे छोटा घटक मानता है, वहीं तीसरी पुस्तक में वह लिखता है कि राज्य नागरिकों का समूह है। इस तरह नागरिकों को राज्य का घटक वह नागरिकता के सिद्धांतों की चर्चा करता है। नागरिकता के आवश्यक गुण इस प्रकार हैं। अरस्तु प्लेटो की ही समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उसके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादित करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। अरस्तु का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, न्याय के बारे में प्लेटो के समान अरस्तु भी राज्य के लिए न्याय को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन अरस्तु ने न्याय की धारणा का प्रतिपादन प्लेटो से भिन्न रूप में किया है। अरस्तु न्याय को सद्गुणों का समूह मानता है। व्यक्ति के न्याय प्रिय होने के लिए यह आवश्यक है कि वह समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रति अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करे। अरस्तु सर्वप्रथम न्याय के 2 भेद करता है। पहला है पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम है, और इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। अरस्तु के अनुसार पूर्ण न्याय समूह के अनुरूप आचरण करने में निहित है। दूसरा क्या है? दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय में क्या है? विशेष न्याय का संबंध सद्गुण और भलाई के विशेष रूपों में से है, जिनके आधार पर हम दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करते हैं। इसे अरस्तु पुनः 2 उपभागों में बांटता है। पहला क्या है? वितरणात्मक न्याय, और दूसरा है सुधारक न्याय। ये वितरणात्मक न्याय के बारे में बहुत क्वेश्चन में आता है प्लेटो का। तो वितरणात्मक न्याय क्या है, इसको अच्छे से देखते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में अरस्तु उसकी उचित भाग प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य अपने नागरिकों के महत्व और योग्यता को दृष्टि में रखते हुए उनमें राजनीतिक पदों, सम्मानों एवं अन्य लाभों या पुरस्कारों का बंटवारा न्यायपूर्ण रीति से करे, क्योंकि इनके विषम वितरण से राज्य में असंतोष उत्पन्न हो जाता है, जो क्रांति को जन्म देता है। स्वयं अरस्तु के शब्दों में इसका अर्थ है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय का विचार नागरिकों के व्यवहार से संबंधित है। यह एक नागरिक से दूसरे नागरिकों को नियंत्रित करता है
और राज्य के नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार में जो बुराइयां उत्पन्न हो जाती है उन्हें दूर करता है। अब है प्लेटो और अरस्तू की न्याय की धारणा में अंतर। दोनों में क्या अंतर है, दोनों के विचारों में क्या अंतर है न्याय के लिए? तो प्रथम भेद यह है कि प्लेटो के न्याय का विचार करते हुए मूलक है, किंतु अरस्तु का विचार अधिकार मूलक है। प्लेटो के अनुसार समाज या राज्य 3 मुख्य वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के कर्तव्य राज्य द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परंतु अरस्तु राज्य को समान व्यक्तियों का समुदाय मानता है। अतः दोनों विचारकों की न्याय संबंधी धारणाओं में महत्वपूर्ण अंतर है। उसके बाद इसके बाद एक और पॉइंट है, अरस्तु के न्याय की धारणा प्लेटो की धारणा की अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट और विशद है। ये हो गया न्याय के बारे में। अब है संविधान संबंधी विचार। अरस्तु अपने पुस्तक पॉलिटिक्स के 4थे भाग में संविधान संबंधी विचार व्यक्त करता है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अर्थ राज सत्ता में भाग लेना अर्थात राज्य के नीति निर्धारक एवं न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। उसके बाद क्या है पॉइंट, राज, संविधान और दल में एकरूपता। तो इसके बारे में अरस्तु का कहना है, अरस्तु की संविधान संबंधी धारणा की सर्व प्रमुख विशेषता उसके द्वारा राज्य, संविधान और दल को एकरूप मान लेता है। वर्तमान परिस्थितियों में अरस्तु की धारणा अनुचित प्रतीत हो सकती है, किंतु तत्कालीन यूनान की परिस्थितियों में इसे देखने पर यह नितांत सही प्रतीत होती है। रूस तथा चीन में क्रमशः 1917 तथा 1949 में जो कुछ हुआ वह अरस्तु के अर्थ का जीता जागता उदाहरण है। राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण। तो आगे है, राज्यों का सर्व प्रमुख वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया है। अरस्तु ने अपना यह वर्गीकरण 2 आधारों पर प्रस्तुत किया है। पहला है संख्या का आधार और दूसरा है नैतिक आधार। तो संख्या के आधार का तात्पर्य यह है कि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया गया है, और नैतिक आधार इसका तात्पर्य यह है कि शासन अपने करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। एक व्यक्ति का शासन जब सामान्य हित में कार्य करता है तो उसे राजतंत्र कहते हैं, किंतु जब शासन केवल अपने ही हितों को दृष्टि में रखते हुए शासन शक्ति का प्रयोग करने लगता है तो वह निरंकुश तंत्र या आताताई तंत्र में परिणत हो जाता है। जब अनेक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य हित को दृष्टि में रखते हुए और व्यवस्थित रूप से शासन की व्यवस्था का संचालन किया जाता है तो वह बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र कहलाता है। आगे है चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन में क्या है, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र, इस दोनों के बीच में क्या हुआ, कुलीन तंत्र पॉलिटी, लोकतंत्र पुनः राजतंत्र अर्थात शासन में परिवर्तन। इसी क्रम में पॉलिटी सर्वोच्च व्यवस्था इसी क्रम में होती है। पॉलिटी क्या है, सर्वोच्च व्यवस्था। इसमें क्या है, अरस्तु ने अब पहले आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुसंख्यकों का शासन, इस प्रकार के 3 भेद किए हैं, और दूसरे आधार पर अरस्तु ने इन्हीं 3 शासन व्यवस्थाओं के 2 रूपों स्वाभाविक और विकृत का निरूपण किया है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार साइकिल के पहिए घूमते हैं उसी प्रकार शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। आलोचना और मूल्यांकन। इसमें आलोचना द्वारा अरस्तु के राज्यों के वर्गीकरण की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है, जिनमें निम्न इस प्रकार हैं: सरकारों का वर्गीकरण, अवैज्ञानिक तथा संख्यावाचक वर्गीकरण,
प्रजातंत्र का उचित स्थान नहीं, वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं होता और परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। इस तरह इनकी आलोचना हुई है इन पॉइंट के द्वारा। क्रांति संबंधी विचार अब है अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार क्या है। यूनानी नगर राज्यों के जीवन को सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनीतिक अस्थिरता थी। अरस्तु ने स्वयं इस राजनीतिक अस्थिरता के दुष्परिणाम देखे, अतः उसने इस अस्थिरता जिसे उसने क्रांति का नाम दिया है को दूर करने के उपाय सुझाने का निश्चय किया। अरस्तु ने क्रांति, उसके कारणों और प्रतिकार के उपायों का विवेचन ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद प्रतिपक्ष राजनीतिक बुद्धिमत्ता के आधार पर विवेचन प्रस्तुत किया है। उसके बाद क्रांति का अभिप्राय। क्रांति का अभिप्राय क्या है उनके अनुसार। अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया है, बल्कि उनके अनुसार राजनीतिक राज संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। क्रांति के कारण इस प्रकार हैं। अरस्तु ने क्रांति के कारणों की विवेचन 3 रूपों में की है: सामान्य, विशेष और विभिन्न राज्यों के शासन के परिवर्तन के अनुसार। सामान्य कारण में क्या है? सामान्य कारण में है क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति के असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति के लिए लालसा है। समानता के 2 रूप होते हैं, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। स्वयं अरस्तु के शब्दों में छोटे व्यक्ति बराबर होने के लिए विद्रोह बना सकते हैं और बराबर स्थिति बड़े बनने के लिए यही वह मनोदशा है जिससे क्रांतिकारियों की उत्पत्ति होती है। अन्याय क्या है? अन्याय क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तथा दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो असंतोष का उदय होता है और वह असंतोष क्रांति को जन्म देता है। विशेष कारण क्या है? अरस्तु ने क्रांति के विशेष कारण निम्न बताए हैं: शासकों की गृहस्थता तथा लाभ की लालसा। जब शासक वर्ग गृहस्थता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है, तब उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। घृणा और भय। घृणा के क्रांति को जन्म देती है और धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। भय 2 प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए प्रेरित करता है: अपराध से बचने के लिए और अन्याय के प्रतिकार करने के लिए। इसके बाद विदेशी या विभाजीय तत्व। विदेशी या विभाजीय तत्व की क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विभाजीय तत्वों का भावात्मक एकीकरण न हुआ तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विभाजित तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। क्षुद्र घटनाएं कभी कभी क्षुद्र घटनाओं के गंभीर परिणाम के रूप में क्रांति घटित होती है। परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों, धनी या निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी है। विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण वाग्वीर होते हैं। ये
बागवीर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाली 3 प्रमुख कारण होते हैं। प्रथम, पद अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देता है। द्वितीय, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा असंतोष। तृतीय, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। और चौथा है, संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने को शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली समझना है। क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। क्रांति के कारणों की विवेचना करने में उचित सामंजस्य का अभाव। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने को शासक वर्ग के समान योग्य और गुणकारी समझना है। क्रांतियों के प्रतिकार के उपाय। क्रांति के कारणों की विवेचना करने में अरस्तु का उद्देश्य राज्य को क्रांति से सुरक्षित रखना ही है। वह क्रांति के प्रतिकार के 2 प्रकार उपायों का उल्लेख करता है, सामान्य और विशेष उपाय। सामान्य उपाय में क्या है? शासक और शासितों में सद्भाव पूर्ण संबंध क्रांति के प्रतिकार का सबसे प्रमुख उपाय है। यही हो सकता है कि शासक और शासितों में सद्भावपूर्ण संबंध को बनाए रखा जाए। नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना। क्रांति के प्रतिकार के लिए नागरिकों का संविधान की आत्मा के अनुरूप शिक्षित किया जाना चाहिए। कानून का पालन राज्य के स्थायित्व के आवश्यक है कि कानून का पालन व्यक्तियों के स्वभाव का एक अंग बन जाए। राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार नहीं, राजकीय सत्ता का एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है। अतः राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार रहित शासन। भ्रष्ट शासन अनिवार्य रूप से क्रांति को जन्म देता है। अतः शासन भ्रष्टाचार रहित होना चाहिए और पदाधिकारियों का व्यवहार तथा आचरण संदेह रहित होना चाहिए। विभिन्न वर्गों में संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दे सकता है। अतः शासन का कार्य 2 विरोधी गुणों को दिया जाना चाहिए। विदेशियों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं। विदेशियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए। अन्याय ये प्रभावशाली होकर राज्य की स्वतंत्रता के लिए संकट बन जाते हैं। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तन पर दृष्टि। छोटे और महत्वहीन समझे जाने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि रखी जानी चाहिए, क्योंकि अनेक बार ये परिवर्तन या विवाद क्रांति का कारण बन जाते हैं। बाहरी आक्रमण का भय खड़ा करना। अरस्तु का एक बड़ा उपाय यह बताता है कि शासक वर्ग द्वारा नागरिकों के समान सदैव ही बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए। विशेष उपाय में क्या है? क्रांति के प्रतिकार हेतु सामान्य उपाय सुझाने के बाद अरस्तु विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने वाले विशेष कारणों को दृष्टि में रखते हुए विशेष उपाय का उल्लेख करता है। अरस्तु का दासता संबंधी विचार, ये तो मेन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तो बहुत लंबा टॉपिक होता ही है ये अरस्तु का। चलिए आगे पढ़ाते हैं। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरे का है, दास है। तो दूसरे शब्दों में दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और यहाँ तक कि जिनका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य चूंकि गृहस्थियों के संभोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। गृह प्रबंध के विभिन्न अंग उन व्यक्तियों के समान जुड़े होते हैं जिनके संभोग से गृहस्थी बनती है और पूरी गृहस्थी में स्वतंत्र नागरिक भी होते हैं। और दास भी परिवार का प्रमुख अंग है। स्वामी और सेवक
दास पति और पत्नी, पिता और बच्चे। अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। न्यायोचित दशाएं क्या है? अरस्तु दास प्रथा से संबंधित कुछ न्यायोचित दशाओं के बारे में भी चर्चा करता है, जैसे कि दास में बुद्धि अथवा ज्ञान आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। स्वामी को दासों के प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। दासों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए, उससे अधिक नहीं। उसके बाद है अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अरस्तु के अनुसार अंतिम लक्ष्य दासों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। उसके बाद दास प्रथा की आलोचना में क्या है? दास प्रथा प्राकृतिक है। मानव समूह का विभाजन अवैज्ञानिक नहीं, मानवता विरोधी है, अलोकतांत्रिक है, जातीय अहंकार पर आधारित है। तो ये आलोचना किया है इसने। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार अव्यवहारिक हैं तथा श्रम विभाजन के संदर्भ में इसका कुछ महत्व हो सकता है। तो ये आलोचना हुई है दास प्रथा का। और अब है प्लेटो और अरस्तु की तुलना। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इस प्रकार है। प्लेटो और अरस्तु की तुलना में पहले हम समानता देख लेते हैं क्या है। दोनों ही यूनान के जनजीवन में व्याप्त अनैतिकता, अराजकता और अस्थिरता के प्रति चिन्हित थे और इनका अंत करना चाहते थे। दोनों ही इस बात में विश्वास करते थे कि सद्जीवन की प्राप्ति केवल अच्छी प्रणाली से ही संभव हो सकती है। दोनों का विश्वास है कि सद्जीवन की प्राप्ति सीमित आकार वाले नगर राज्य में ही की जा सकती है और उसकी प्राप्ति केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास पर्याप्त साधन हो और जिन्हें उचित शिक्षण प्राप्त हो। आगे क्या है? दोनों ही नागरिकता को सीमित करने के पक्ष में है और दोनों का विचार है कि शारीरिक श्रम दासों और नागरिकों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये हो गया समानता। दोनों की एक थॉट, मतलब दोनों की सोच की समानता जो थी, ये समानता हो गई। और असमानता क्या है? दोनों के सोच में समानता हो गया, असमानता। उनके विचार क्या है? अनेक विचार जो कि अरस्तुवादी प्रतीत होते हैं, वास्तव में प्लेटो सबसे बड़ा प्लेटोवादी था और उस पर प्लेटो की अमिट छाप पड़ी थी। परंतु इसके साथ ही यह तथ्य है कि अरस्तु प्लेटो का अंधभक्त नहीं था। उसने कभी भी किसी बात के केवल इस कारण से ग्रहण नहीं किया कि उसके गुरु प्लेटो ने इस बात को कहा है। दोनों की विचारधारा के भेदों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। आधारभूत दृष्टिकोण का भेद। प्लेटो और अरस्तु दो नितांत भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके द्वारा दर्शन और विज्ञान के आदर्शवाद तथा यथार्थवाद को जन्म दिया है। आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में भेद। प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा में दूसरा अंतर, जो कि उनकी संपूर्ण विचारधारा में व्याप्त है, आदर्श राज्य की धारणा के संबंध में है। राज्य की एकता के संबंध में भेद। राज्य की एकता के संबंध में प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा में बहुत अधिक अंतर है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यधिक एकता राज्य के अस्तित्व की जड़ पर कुठाराघात करती है। साम्यवाद के संबंध में अरस्तु ने प्लेटो से संपत्ति या स्त्रियों के साम्यवाद के सिद्धांत से पूर्ण असहमति व्यक्त की है कि संपत्ति व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का साधन है और संपत्ति का साम्यवाद बौद्धिक विकास का अवरोधक बन जाता है। उसके बाद है परंपरावादिता और कल्पनावादिता का भेद। अरस्तु एक परंपरावादी विचारक है और व्यवहार को प्रधानता देने के कारण रूढ़िवादी
दार्शनिक बन गया है। प्लेटो कल्पनावादी होने के कारण एक क्रांतिकारी विचारक है, और जैसा कि अरस्तु कहता है कि प्लेटो युगों के अनुभव को भी ठुकरा देता है। उसके बाद व्यक्ति की स्थिति, लास्ट पॉइंट फाइनली, व्यक्ति की स्थिति के संबंध में भेद। प्लेटो आदर्श राज्य की अपनी संपूर्ण योजना के अंतर्गत व्यक्ति को केवल एक साधन माना है और अपनी योजना के अंतर्गत व्यक्ति का मनमाने तरीके से उपयोग किया है। उसके द्वारा प्रस्तावित समाज को पूर्णतया निश्चित 3 वर्गों में विभाजित करने की योजना या संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की योजना इसी दृष्टिकोण की परिचायक है। किंतु अरस्तु अपने समस्त दर्शन में व्यक्ति की इच्छाओं और आवेगों की अवहेलना नहीं करता। यह कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी हो सकता है या अरस्तुवादी अधिकांशतः सत्य नहीं है। प्लेटो और अरस्तु एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। वस्तुस्थिति यह है कि उनका विरोधी ऊपरी या गहरा नहीं है, इसके विपरीत उनमें परस्पर सहमति मूलभूत और गहरी थी। तो ये कंक्लूजन के जैसा है। आगे बस थोड़ा सा एक पैराग्राफ। ऐसा कहा जा सकता है कि अरस्तु प्लेटोवादियों में सबसे महान था। उसके सिद्धांत भी आदर्श अथवा श्रेष्ठ राज्य के विचार पर आधारित है। उसने अपने आदर्श को केवल प्लेटो की काल्पनिकता और व्यवहारिकता से मुक्त कर दिया है। इबनस्टीन ने सत्य ही कहा है कि प्लेटो के विचार की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना ही शिष्य था। तो ये फाइनली आज अरस्तु का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और ये 3 पार्ट में है। तो आप लोग तीनों पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। और तीनों में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स PDF डाल दूँगी, उससे भी आप लिंक को ओपन करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अगर क्वालिटी लगे नोट्स में, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।